नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में आकर्षण का मुख्य केंद्र रही शुभंकर बौली का राष्ट्रीय खेलों के समापन के बाद सीएम थामी के आवास पहुंचे। राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के रूप में उन्होंने काम किया और इसी के साथ ये न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक बल्कि विविधता में एकता का भी संदेश देता है। शुभंकर बौली से मिलने के बाद सीएम थामी ने कहा कि खेलों के जरिए उत्तराखंड ने ये दिखाया कि चाहे आप किसी भी राज्य, भाषा या संस्कृति से संबंध रखते हों, लेकिन हम सभी एक समान हैं। ये संदेश देश भर के खिलाड़ियों और प्रतिनिधियों के दिलों में अंकित हुआ है। तो राज्य के पक्षी मोनाल का प्रतीक है बौली। खेलों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं शुभंकर बौली। इसके अलावा बात कर ली जाए तो मोनाल पक्षी के लिए लिया गया बौली का स्वरूप, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। शुभंकर बौली से मिलते हुए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगर खेलों की बात की जाए, जब खेल प्रतियोगिता चल रही थी तो उस दौरान खेलों का आकर्षण रहे थे ये मौली। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर शुभंकर बौली से मुलाकात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। देहरादून से है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अब स्वर्गीय सुंदर लाल बहुगुणा के समाज सेवी बिमला बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम धामी ने शोकाकुल परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको बता दें कि स्वर्गीय बिमला जी का संपूर्ण जीवन समाज सेवी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित रहा। उनके विचार और कार्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और बिमला बहुगुणा को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं। बता दें आपको, बिमला बहुगुणा का निधन हो गया और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। सुंदर बहुगुणा के आवास की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सुंदर बहुगुणा की पत्नी है बिमला बहुगुणा, उनके आवास पहुंच श्रद्धांजलि और उन्हें नमन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां उन्होंने पहुंचकर बिमला बहुगुणा को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन भी किया। बिमला बहुगुणा ने पर्यावरण के लिए काम किया और समाज सेवी भी रही थी। तो वहीं देहरादून में जिला मुख्यालय के ऋषि पर्णा सभागार में प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में जिला योजना की 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विधायकों और पदाधिकारियों ने शिरकत की। समीक्षा बैठक के उपरांत कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, विभिन्न विभागों को लगभग 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। साथ ही जनप्रतिनिधियों को दी गई योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि 95% विभागों ने 100% की प्रगति की है, लेकिन 5% विभागों को जल्द काम पूरा करने की हिदायत भी दी गई है। उनका 99 करोड़ 98 लाख का करोड़ 100 करोड़ का बजट था जो विभिन्न विभागों में आवंटित किया गया था और जनप्रतिनिधियोयों के अनुसार जो योजनाएं आवंटित की गई थी उनकी प्रगति की समीक्षा की है कि आखिर प्रोग्रेस क्या है। कुछ विभागों में करीबन 95% विभागों के द्वारा प्रगति तकरीबन 100% है, लेकिन कुछ विभागों में खासकर उरेडा और जल जीवन मिशन को के कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री स्वराज गोरिया में प्रगति धीमी थी, तो उनको निर्देश दिया गया कि इसको तत्काल 31 मार्च से पहले पूरी तरह 100% इसका अचीवमेंट कर लिया जाए, ताकि आने वाले जो जिला योजना की बजट में उनके विभाग को तवज्जो दिया सके। अन्यथा ऐसे विभाग जो काम पूरा नहीं कर पा रहे उनको आने वाले निश्चित रूप से जिला योजना में उनको धन आवंटन में मतलब कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। दूसरा 20 सूत्री कार्यक्रम में कुछ जो कमियां थी, जिला योजना में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 20 सूत्री कार्यक्रम की जो मैं आपको बताया कि कुछ जल जीवन मिशन और उरेडा ऐसे कुछ कार्यक्रम कुछ विभाग हैं जिनके कार्यक्रमों में भी पूरी तरह से अचीवमेंट नहीं किया। तो वहीं
उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली। देहरादून समेत कई जिलों में मौसम बदला हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कहीं भी धूप नहीं निकली है। इससे ठंड में इजाफा हो गया। तो वहीं मौसम विभाग ने फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि रविवार को भी कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 19 और 20 फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है। बता दें कि अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि 19 और 20 फरवरी को बारिश की संभावना जताई जा रही है। जाहिर सी बात है, जब बारिश होगी तो तापमान में गिरावट की भी संभावना जताई गई है। प्रदेश के 6 जिलों में बारिश हो सकती है और ये बारिश 19 फरवरी और 20 फरवरी को होने की संभावना है। इसी के साथ मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अगर बारिश होती है 19 और 20 फरवरी को तो इससे तापमान में भी कुछ गिरावट हो सकती है। बारिश और बर्फबारी को लेकर संभावना जता दी गई है। 19 और 20 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है। देवभूमि में होने वाली परीक्षा के लिए 7800 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करीब 44 लाख छात्र 7800 सेंटर्स पर परीक्षा देंगे। तो वहीं परीक्षा को लेकर हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा ने छात्रों से खास बातचीत की है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक स्कूल के बाहर और मेरे साथ इस समय बच्चे मौजूद हैं जिन बच्चों ने इस समय एग्जाम दिया है। सीबीएसई के पेपर शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ स्कूली बच्चे हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का पैटर्न था, किस तरह की पेपर हुआ है आज। क्या नाम है बच्चे आपका? दीपिका रावत। दीपिका किस तरह का पेपर आया था, कैसी तैयारी थी आपकी? पेपर बहुत ही अच्छा था और तैयारी भी अच्छी थी। जिस हिसाब से जा रहा था, बस थोड़ा सा लेंथी पेपर था, लिखने में थोड़ा सा। कौन सी क्लास में पढ़? मैं 10th क्लास में हूँ और फिलफोर्ट स्कूल से। आपने देखा कि प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों से संवाद कर रहे थे, बच्चों से, तो किस तरह की गाइडलाइंस आपको मिली? नहीं, पेपर देने के लिए कैसा लग रहा है आपको कि पेपर देने के लिए आप किसी तरह का हेजिटेशन? नहीं, पेपर अच्छा ही था। किस तरह का पेपर आया था? बहुत इजी पेपर था। किस तरह की तैयारियां हुई हैं? मैंने अच्छी तैयारी करी थी और उसी हिसाब से पेपर आया था। ये थे हमारे साथ स्कूली बच्चे जिन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे तरीके से उनकी पेपर की तैयारी हुई है और जिस तरह से उनकी पेपर की तैयारी हुई है उसी तरह की परीक्षाएं भी आज दी हैं। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ हरीश खन्ना, जनतन टीवी, देहरादून। तो वहीं उत्तरकाशी में बुरांश का फूल समय से पहले खिलने लगा है। अमूमन ये बुरांश मार्च महीने में खिले जाते हैं। मौसम परिवर्तन होने से जलवायु पर बड़ा असर पड़ सकता है। 15 डिग्री के करीब होने पर बुरांश का फूल खिलना शुरू होता है। दिसंबर और जनवरी महीने में जमकर बर्फबारी और बारिश न होने के कारण इसका सीधा असर पेड़ पौधों पर भी पड़ने लगा है। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले बुरांश आमतौर पर मौसम परिवर्तन होने के कारण पहले ही खिल गया है। दुनिया भर में मौसम में 2 महीने आगे और पीछे का अंतर आ गया है, जिसके कारण से हिमालय में जो बहुत महत्वपूर्ण फूल, बहुत ही सजावटी, सुंदर और देखने में बहुत ही मनोरम, हिमालय की तरफ खींचने वाला, बहुत आकर्षणीय बुरांश का फूल 2 महीने पहले फूलने लग गया है। आमतौर पर बुरांश का फूल जो है जब शिवरात्रि आती है तो उसके बाद ही फूलता है। उसी दौरान जो है वो छोटे छोटे फूल के रूप में जन्म लेता है और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वो तो दिसंबर से ही फूलना शुरू हो गया है। तो वहीं उत्तराखंड में 15 फरवरी फायर सीजन शुरू हो रहा है। वहीं वन विभाग ने जंगल में लगने वाली आग से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वन विभाग के मुताबिक फायर वॉचर का चिन्हीकरण कर लिया गया है और इसी के साथ 1200 कर्मचारी की नई भर्ती कर ली गई है, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वहीं इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के आपदा मित्रों की भी मदद ली जाएगी। फायर सीजन में जैसे अब 15 तारीख से हमारा सत्र शुरू होगा तो लोग अभी डिविजन्स में जो है फायर वॉचर्स का चिन्हीकरण कर लिया गया है
और अभी हम लोग 15 तारीख से फायर वॉचर्स को योजित करेंगे। स्थानीय जो ग्रामीण हैं वहीं से ही, ग्रामों से ही फायर वॉचर्स देते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे अपने जो है कुछ साल में, हम एक साल की बात करें तो करीब 1200 से अधिक नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जिसमें कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर जो हैं वो हमारी सेवा में आए हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। तो ये 1200 का ह्यूमन रिसोर्स भी ऐड हुआ है। और कुछ जो आपदा प्रबंधन विभाग ने जो आपदा मित्र विकसित किए हैं उनको भी हम लोग इस बार योजित करेंगे। और उसी के साथ साथ जैसे हमारा शीतला खेत मॉडल चल रहा है, जहाँ पे जो वनाग्नि प्रबंधन समिति है वही एक प्राइमरी रिस्पॉन्डर। खबर हरिद्वार से है, जहां पिरान कलियर क्षेत्र में एचआरडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। संयुक्त सचिव आशीष मिश्रा के निर्देशन में धनौरी रोड स्थित इन कॉलोनियों का निर्माण नियमों के खिलाफ जाकर किया गया था, जिनमें करीब 63 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण किए गए थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया। तो वहीं बेडपुर चौक और धनौरी मार्ग पर बनी इन कॉलोनियों के विकासकर्ताओं को चेतावनी दी गई। लोगों को बिना परमिशन के निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि एचआरडीए ने संकेत दिए कि कई अन्य अवैध कॉलोनियां भी जांच के दायरे में हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 5 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। 63 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था और उस अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए हटाया गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पिरान कलियर में एचआरडीए की ये बड़ी कार्रवाई आपको दिखा रही हैं, जहां पर 5 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आई। 5 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला, ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। 63 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसे हटा दिया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने समय पर बजट खर्च करने के सख्त निर्देश दिए। तो वहीं जिलाधिकारी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना समेत अन्य योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही संबंधित विभागों के कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बता दें कि बजट का उचित समय पर इस्तेमाल नहीं करने वाले विभागों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं शादी का झांसा देकर मध्य प्रदेश की युवती से दुष्कर्म किया गया। खबर हरिद्वार से है और इसके बाद उससे 17 लाख रुपए की ठगी की गई। मामले में पीड़िता ने शहर कोतवाली में ट्रेवल्स कारोबारी जीत वोहरा और उसकी महिला मित्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। युवती ने बताया कि हरिद्वार बस स्टैंड के पास श्री भीम टूर एंड ट्रेवल्स के स्वामी जीत वोहरा से 2 साल से उसकी जान पहचान थी, जिसके चलते उसने 17 लाख रुपए दिए। आरोप है कि कारोबारी ने शादी का वादा करके रकम हड़प ली और पिछले साल नवंबर में पैसे लौटाने के बहाने युवती को हरिद्वार बुलाकर दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो वहीं एनएफएसयू दिल्ली की ओर से आयोजित साइबर कमांडो परीक्षा में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस परीक्षा में देवभूमि से 72 पुलिसकर्मियों का सिलेक्शन हुआ। देवभूमि से चयनित टॉप 3 पुलिसकर्मी का देश भर में दूसरा, छठा और 10वां स्थान रहा है। परीक्षा में कुल 242 लोग शामिल हुए, जिनमें एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड के 7 कर्मियों समेत 72 का चयन हुआ। इसमें जो मैंने बोला कि टोटल जैसे 72 का चयन हुआ है, ये हमारी कंट्री में 3rd पोजीशन है नंबर्स के हिसाब से। इसके अतिरिक्त जो 3 हमारे कर्मचारी हैं, दूसरे, छठे या 10वीं रैंक जो है वो भी हमारे कार्मिकों का ही उत्तराखंड के कार्मिक हैं। और अब जैसे ही इनके लेटर्स आएंगे, फिर इनको IITs या NFSU में इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इसमें जो जैसे मैंने बोला कि टोटल जैसे 72 का चयन हुआ है, ये हमारी कंट्री में 3rd पोजीशन है नंबर। तो वहीं हरिद्वार में सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया में जागरूकता अभियान चलाया। 35वें सड़क सुरक्षा माह के तहत ट्रैफिक पुलिस ने सिटकुल स्थित एकम्स ट्रक्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को यातायात संकेतों, नियमों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही
सुरक्षित यातायात के लिए शपथ दिलाई गई। पुलिस ने सभी से सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से पालन करने की अपील की है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हम क्या मना रहे हैं? यातायात माह क्यों मना रहे हैं? क्योंकि आज की डेट चिन्ह या मैंडेटरी साइन ये हमेशा किस में होता है? सर्किल में बना होगा। किस चीज में? सर्किल में होगा। और तो वहीं रवाई घाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थान कंगानी में आयोजित 3 दिवसीय पौराणिक कंगानी उत्सव मेले का आज समापन हो गया। मेले के समापन पर क्षेत्र के लोक गायकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले सांस्कृतिक दलों को पुरस्कार भी दिए गए। मेले को सफलतापूर्वक कराने हेतु सहयोग करने वालों को जिला पंचायत द्वारा सम्मानित किया गया। पिछले 25 सालों से मेले का संचालन कर रहे सुमन प्रसाद टिमरी ने मेले के कीर्ति स्वरूप पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, पहले मेला पारंपरिक तरीके से और स्थानीय उत्पादों के साथ 7 दिनों तक मनाया जाता था, लेकिन आज मेला 3 दिन में सिमट कर रह गया है। तक डीएम साहब का कैंप कार्यालय यहीं रहा। लोगों की जो भी जिला स्तर की समस्याएं, प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहते थे और उनका निराकरण संभवतः हाथों हाथ हो जाता। धीरे धीरे जैसे जैसे जिला पंचायत का समय बढ़ता गया और कई पदभार संभाला, तो अपनी अपनी इच्छा अनुसार इस मेले के स्वरूप को बनाते और बिगाड़ते रहे। अभी ये पौराणिक मेला विगत कई सौ सालों से कह लीजिए, यहाँ पर ये जो रवाई की संस्कृति थी उसका संपूर्ण प्रदर्शन होता है। समापन है और समापन पर इस समय ये उद्देश्य था कि जैसे कुंभ का मेला है, आज 3 दिन का था, ये आज समापन है और कल का भी बहुत अच्छा रहा। मतलब अच्छा रहा यहाँ का जो हमारा रवाई का खान पान है, उसमें काफ़ी लोग प्रसन्न भी है कि अच्छा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि और आगे बढ़ाना चाहते थे इसको। वैसे तो पूरे गांव-गांव में जैसे महिला समूह भी बना लिया। हमने सरकार से यही गुजारिश किया था कि इसको जो है राज्य स्तर में लाया जाए, जो हमारा उत्तराखंड का खान पान है, और महिलाओं को भी जैसे बाहर जाने का मौका मिले कि जो हमारा जो गांव का अनाज है, कुछ भी मोटा अनाज है, उसका भी रेट बढ़ जाएगा आगे। तो देश विदेश में तो पहुँचाया दिया है इसको, पर लेकिन महिलाओं को भी सरकार से ये गुजारिश है कि जैसे हम जैसे महिलाएं आगे बढ़ने का भी वो दो उनको। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।